नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पीसीएस 2023 के जीएस फर्स्ट पेपर को देखते हैं, जो कि 2023 के एग्ज़ाम में आया था। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 12.8% वन है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि IFSR 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जो 2023 में भारत में उत्तर प्रदेश में जो वन है वो लगभग 9.18% के आसपास है। जबकि दूसरा कथन है, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो ये कथन भी गलत है, यहाँ पे भी वन भूमि है। तो आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया था कि 1 और 2 दोनों सही है, जबकि इसका आंसर बी होगा, जो कि ना तो 1 ना तो 2 दोनों सही है। ठीक, तो जो सामने आपके रेड पेन से लिखा हुआ है ये आयोग के द्वारा जो आंसर की दिया गया है वो है, और जो मिलाने से अंदर अगर बुक्स मिला है वो अलग क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जो नवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय यानी जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक, तो जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, निखिल से कौन फिरोज शाह तुगलक के नागरिकों को अभियान के दौरान संग्रहित 300 पुस्तक संग्रह का अनुवाद किया? इसमें अजीजुद्दीन खान ने अजीजुद्दीन खान के द्वारा उस पुस्तक का संग्रह किया गया था। चौथा प्रश्न है, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी दिवस का थीम क्या थी? तो थीम थी व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, यानी डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार में शामिल नहीं है? तो निर्धनता के प्रकार में शामिल है। ठीक है, तो शामिल है कौन कौन से? तो पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता और इसके बाद व्यक्तिपरक निर्धनता। इसमें 3 शामिल हैं, जबकि अन्य इसमें शामिल। अब हम छठे प्रश्न को देखते हैं, जिसमें आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो ठीक, इसमें देखते हैं, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कथन सही है। जबकि जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, ये दोनों कथन सही हैं। यानी आर्थिक विकास जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है और जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार से इसका आंसर सी सही होगा। सातवां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंग्रेजी अधिनियमित किया गया था कब? भारतीय संविधान के प्रयुक्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो इसे जब हम व्यवस्थित करते हैं तो इसका जो क्रम आता है, सबसे पहले संविधान सभा की बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। फिर दूसरे नंबर पर आता है 26 नवंबर 1950, जब भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और उससे पहले प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। फिर सबसे अंतिम में भारतीय संविधान के प्रयुक्त होने की तिथि है। तो नंबर 1 पे आएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक, नंबर 2 पे आएगा प्रारूप समिति की बैठक नियुक्ति, तीसरे नंबर पे आएगा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित करना, और चौथे नंबर पे आएगा भारत के संविधान के प्रयुक्त होने की तिथि। तो जो इसका क्रम बनेगा 4-1-2-3, 4-1-2-3। हम लोग 8वें प्रश्न को देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो पेप्टिक वर्ड ये संबंधित है किससे? ये विषाणु से संबंधित है। डेंगू विषाणु से संबंधित है। पिलपांव, ठीक, इसको हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर दिया हुआ है। तो जो इधर पेप्टिक वर्ड जो है ये आएगा बैक्टीरिया से, डेंगू जो है वायरस से होता है, पिलपांव वार्म से होता है, और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। ठीक, तो मलेरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो 8वें नंबर में बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में हम देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कह रहा है, जिसमें मीरात ए सिकंदरी के लेखक जो हैं वो गुजरात विजय से संबंधित है। मीरात ए सिकंदरी जो है गुजरात विजय से संबंधित है। बुरहान ए मसीर संबंधित है बहमनी के अहमदनगर के इतिहास से। फिर
रियाज उस सलातीन जो है बंगाल के इतिहास से संबंधित है, और रियाज उल इंसा जो है महमूद गमा के पत्रों का संग्रह है। तो इस तरह से जो 9 नंबर प्रश्न है उसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। 10वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, जिसमें से कह रहा है कि कथन 1 और कथन 2 कारण और अभिकथन से संबंधित है। जिसमें अभिकथन 1 है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। तो यह बिल्कुल सही है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखना है तो जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। इसके लिए आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति जारी की गई है, जिसमें 2026 और 2030 से संबंधित तथ्यों को शामिल किया गया है। आंकड़े जो हमको प्राप्त करने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वो शामिल है। दूसरा कारण कह रहा है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनसंख्या जब वृद्धि होगी तो पर्यावरण संतुलन बना नहीं रहेगा, पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। ठीक है, तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जनसंख्या वृद्धि आवश्यक है, ये सही है, किंतु जो कारण है वो गलत है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए जो संगठन उत्तरदायी था वो था अनुशूलन समिति, जिसमें पी मित्रा और अन्य लोग शामिल थे। यह संगठन अंग्रेज सरकार के द्वारा प्रतिबंधित भी किया गया था। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसे चुना गया था। ये क्लिफ हिपकिंस थे, उस समय का करंट का प्रश्न था। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो वैशेषिक ये कड़ाद से संबंधित था, जो कि पतंजलि से दिया हुआ है। पतंजलि जो है योग से संबंधित है, ये आप सभी को पता होगा। उत्तर मीमांसा यह जो है कपिल से संबंधित नहीं है, कपिल जो है सांख्य दर्शन से संबंधित है। ठीक है, जो मीमांसा है वो जैमिनी से संबंधित है, जैमिनी जो है मीमांसा से संबंधित है। गौतम जो है न्याय दर्शन से संबंधित है। ठीक, गौतम जो है न्याय दर्शन से संबंधित है। अगर हम लोग इसको एक क्रम में देखें तो दोस्तों इससे संबंधित हम सभी को देख लेते हैं। कड़ात वैशेषिका से संबंधित है, गौतम न्याय से संबंधित हैं, जैमिनी मीमांसा दर्शन से संबंधित हैं, पतंजलि योग दर्शन से संबंधित हैं, उत्तर मीमांसा से वादरायण संबंधित हैं। ठीक है, उत्तर जो भारत में दर्शन से संबंधित हैं, ये 5 दर्शन बहुत पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग याद रखना जरूरी होता है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। तो यह प्रश्न विवादित रहा है, क्योंकि सर्वप्रथम कार्य अगर पूछता है तो भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो मेयो के शासनकाल में 1872 में हुआ था। तो यहाँ पे 1872 ऑप्शन में नहीं है, जबकि आयोग ने अपना आंसर जो दिया था वो 1871 दिया हुआ है। तो यह आंसर संभवतः आयोग के द्वारा बदल दिया गया होगा। जबकि अगर देखा जाए तो 1881 में जो जनगणना हुई थी वो रिपन के काल में हुई थी, और लॉर्ड रिपन के काल में जो जनगणना हुई थी उसके बाद से भारत में लगातार हर 10 वर्षों पर जनगणना कराई जाती है। तो अगला प्रश्न है कि संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा के लिए जो आवंटन था उसमें सर्वाधिक कटौती दर्ज की गई है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें कथन केवल एक सही है, जबकि जल जीवन मिशन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज नहीं की गई थी। ठीक, 16 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो तुमकुरू कर्नाटक में किया गया था, भारत के सबसे बड़े। ये करंट का प्रश्न था। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवयित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो ये करंट इतिहास से संबंधित प्रश्न था, ये लगभग सभी का गलत हुआ होगा, किंतु आगे के प्रश्नों में अगर आता है तो हमें ध्यान रखना होगा कि दयाबाई जो है विनय मल्लिका से संबंधित है, सहजोबाई सहज प्रकाश से संबंधित हैं, स्वर्ण कुमारी जो है स्वर्णबेली कविता से संबंधित हैं। जबकि अगला प्रश्न है, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है। तो पंचायतों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 9 क में है, भाग 9 में है। ठीक है, 9 क जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, जबकि 9 ख जो है वो सहकारिता से संबंधित है। ठीक, तो भाग 9 क भाग 9 ख। तो भारत में समस्त जो पंचायतों का चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है वो भाग 9 और भाग 9 क में उल्लेख किया गया है।
अगला प्रश्न है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन 1977 के प्रमुख सिद्धांतों से निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। इसमें पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जो 3 स्तरीय व्यवस्था थी ये बलवंत राय मेहता, जिसे हम लोग BR मेहता कमेटी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और 1959 में BR मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ही राजस्थान के नागौर से, कहाँ से, राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज से संबंधित योजनाओं को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के स्थल के रूप में शामिल नहीं है। तो यह है कानपुर, क्योंकि G20 की बैठक अभी हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई है, ठीक है, जिसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया और इसमें 80 से अधिक पॉइंट पे सहमति बनाई गई है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, चरक संहिता को कितने खंडों और अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो इसमें 120 अध्याय और 8 खंड हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मानव हृदय को कितने चैम्बर या घटकों में बांटा गया है। तो इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। अगला प्रश्न है फरवरी 2023 में तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के आधुनिकीकरण के तहत कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया था। तो ये 149 रेलवे स्टेशन हैं। अमृत भारत स्टेशन के तहत पूरे भारत में लगभग 1000 से अधिक स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन यानी मैसेंजर RNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध किया गया था। ये मॉडर्ना का वैक्सीन है। मॉडर्ना जो है USA की कंपनी है। ये मैसेंजर RNA पर आधारित 25 नंबर प्रश्न है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। तो इंद्रनारायण द्विवेदी ने इस संगठन का गठन किया था। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन सा अधिकारी होता था। तो भाग 2 जो होता था ये राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। 27 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए टूट से संबंधित मिलाइए। तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से और अनुच्छेद 338 अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। ये हमारे संविधान के 89वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। जो अनुच्छेद 338 है और 338A ये संविधान के 89वें संविधान संशोधन से संबंधित है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है वो। अब 28 नंबर प्रश्न देखते हैं केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय वर्ष में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, ठीक है, कौन सा सही है। फिर B नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सही, ये ऑप्शन सही नहीं है। 2023-24 के बजट अनुमान में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए है, ये भी सही नहीं है। 2025-26 के राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी प्रश्न सही नहीं है। जबकि एक ही कथन इसमें सही है, GSDP को 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों की अनुमति प्रदान की गई है, ठीक। प्रश्न नंबर 29 मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के संवाद है। तो यह बौद्ध भिक्षु कौन थे। तो वह बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, ठीक है। नागसेन और मिलिंद पन्हों का जो संवाद है मिलिंद पन्हों में दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी थी। ये प्रिंस हैरी ब्रिटेन के जो राजकुमार हैं जो कि इस समय कनाडा में जाके बस गए हैं, स्पेयर नामक पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कारण और कथन से संबंधित है। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। तो बिल्कुल सही है, 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो ठीक, ये भी सही है, दोनों कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही होगा। 32 नंबर प्रश्न है डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो एक कथन है यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। तो ये कथन सही है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा था, इसे महाराष्ट्र में स्थापित नहीं किया जा रहा है,
इसे गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो गुजरात में स्थापित किया जा रहा था। ये उस समय का करंट का प्रश्न है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। भारत के G20 के प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, तो प्रतीक में 7 पंखुड़ियों वाला एक कमल है। ठीक, तो 7 पंखुड़ियों वाला जो कमल है वह 7 महाद्वीपों को बताता है। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों 7 महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करती हैं। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार, जो कि बिहार से संबंधित हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो ओम बिरला जी हैं, जो कि राजस्थान से सांसद हैं। ठीक, 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, तो इसमें दिया है जुलाई 2022 में क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर रही, बिल्कुल सही है, ये कथन सही था। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई थी, तो ये 75 डिजिटल बैंक स्थापित करने की घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी। PMI सेवाओं से संबंधित 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया, ये भी कथन सही है। फैशनल ग्रॉसरी जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई-कॉमर्स बाजार में लगभग 2/3 हिस्से का स्थान रखेंगे, ये कथन सही नहीं था। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं को शासनकाल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो जो ये व्यवस्थित करना है, पहले बालाजी विश्वनाथ आएंगे, फिर बाजीराव प्रथम आएंगे, फिर उसके बाद माधवराव आएंगे, फिर नारायण राय आएंगे। जो इस प्रकार इसका कथन ए सही है। 36 नंबर प्रश्न हो गया। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? दोनेत्स्क से क्षेत्र है, यहीं से कोयले के उत्पादन किया जाता है। इसी क्षेत्र पर रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है, इसी क्षेत्र पर लड़ा गया। शुरुआत में दोनेत्स्क पे हमला किया गया था। 38 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो महासागरीय लवणता कर्क रेखा और मगध रेखा पर अधिकतम होती है, ये सही है। ठीक है, फिर यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होंगे तो लघु ज्वार की स्थिति नहीं होती है, इस समय दीर्घ ज्वार की स्थिति होती है। ठीक है, एक सीध में जब होंगे तो ये दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है। ठीक, फिर बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। बेंगुला प्रशांत महासागर की धारा ठंडी नहीं है। ठीक है, बेंगुला अंध महासागर की धारा है, ना कि प्रशांत महासागर की। ठीक, पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 30 मिनट के बाद ज्वार आता है, ये भी सही नहीं है। 12 घंटे 30 मिनट के बाद ज्वार नहीं आता है, 12 घंटा 24 घंटा 30 मिनट होता है। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसी पुस्तक को लिखा था गुनार्ड मेंडल ने। गुनार्ड मेंडल के द्वारा द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी गई थी, इसलिए ऑप्शन इसका सही है। E.V. स्वामी नायकर। 40 नंबर प्रश्न है। E.V. स्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वे असहयोग आंदोलन का हिस्सा थे। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इसी दिन तिलक, बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हुआ था और उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। यानी E.V. राम स्वामी नायकर के द्वारा कांग्रेस 1925 में छोड़ दिया गया था। तो दोनों कथन सही हैं, इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही है। 41 नंबर प्रश्न है। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक धूम्रपान मुक्त होना है? तो ये 2025 तक न्यूजीलैंड को धूम्रपान मुक्त बना देना है। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो ये यति एयरलाइन का दुर्घटना हुआ था। यति एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ये उस समय का करंट का प्रश्न है। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर है? ये 10वें स्थान पर था। उस समय को एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था। एक भौगोलिक इकाई जो पानी इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं जल विभाजक, उसे कहते हैं वाटर शेप। ये आयोग के द्वारा दिया गया था प्रश्न का आंसर। ठीक है, ये 45 नंबर प्रश्न है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो मानव विकास संदर्भ में निम्नलिखित रिपोर्ट सही है। ठीक, तो मानव विकास सूचकांक में 2020 में 130 से उन्नत होकर 132 हो गया था। रैंक भारत की जरूर 132 थी, लेकिन उन्नत नहीं हुआ था, वो अवनत हुआ था। ठीक है, घटा था भारत का रैंक। और अगला प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई थी, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक, 46 नंबर प्रश्न है।
केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिवहन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो इसमें जो सब्सिडी है वो 9% नहीं थी, ये बजट से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ब्याज भुगतान 20% था, कर और शुल्क में राज्य की हिस्सेदारी 18% थी, रक्षा व्यय 8% थी। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक, तो सूची 1 से जो उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत है वो एडविन केनन के द्वारा दिया गया था। सामाजिक अब समायोजन का सिद्धांत जो था वो हेनरी जॉर्ज के द्वारा दिया गया था। फिर जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत जो है वो दिया गया था थॉमसन के द्वारा, और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का जो सिद्धांत है वो दिया गया था माल्थस के द्वारा। ठीक, इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है। तो ये नेपेंथिस एक विज्ञान का प्रश्न है। नेपेंथिस एक पौधा है जो कीटभक्षी पौधा है। 48 नंबर प्रश्न हो गया नेपेंथिस। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर कौन सी नदी बहती है। तो ये रियो ग्रांडे नदी है। ठीक है, ये दोनों राज्यों के बीच की सीमा निर्धारित करती है। कोलोराडो जो है ये अमेरिका की नदी है। मिसिसिपी पंजाकार डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी जो है पंजाकार डेल्टा बनाती है, जबकि अमेजन नदी ये दक्षिण अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में ये नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, कोलोराडो, मिसिसिपी, रियो ग्रांडे ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की नदियाँ हैं। ठीक है, मिसिसिपी पंजाकार डेल्टा बनाने वाली नदी है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा और केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित है। तो नीति जो दर्रा है उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड में जो अन्य दर्रे हैं माना, फिर नीति और लिपुलेख। ठीक है, ये सर्वाधिक पूछे जाने वाले दर्रे हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, माना, नीति और लिपुलेख। ठीक, और पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों से संबद्ध होने से। ठीक, पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों को संबद्ध होने से। तो दोस्तों हमने TCS 2023 के GS प्रश्न के संबंधित 51 प्रश्नों का हम लोगों ने विश्लेषण किया। अगले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।